मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी की यूनिट हमारी चल रही है। तो इसमें हमने आपको कूलाम का नियम, किसी बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से हम निकालते हैं, ये सब टॉपिक हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को कराए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि रिंग, एक वलय के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन हम किस तरह से करते हैं, उसके द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके विषय में आज हमारी ये वीडियो है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो एक हमारा जो है एक रिंग है हमारे पास जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान रूप से आवेशित है। अब इसके कारण हम क्या करेंगे कि ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन हम करते हैं, किस तरह से हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस रिंग के कारण जो कि एक समान रूप से आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके कारण हम इस पर बिंदु P पर, जो कि इसकी अक्षीय स्थिति पर, देखो इसकी एक्स से इसकी अक्ष से होकर के ये गुजरता है, इसकी अक्षीय रेखा पर ये स्थित है, और हमने मान लिया कि इसकी सेंटर ऑफ पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, x दूरी पर स्थित है अक्षीय स्थिति में। तो इस बिंदु पर इस रिंग के कारण, एक समान रूप से चार्ज रिंग के कारण, हम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन किस प्रकार से करते हैं, उसकी वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रिंग है इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में, स्मॉल एलिमेंट्स से बना हुआ मान लेंगे। हम मानेंगे कि ये जो है डेल्टा क्यू आवेश के, डेल्टा क्यू जो बहुत स्मॉल आवेश है, इससे बने हुए बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में बटा हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे अवयव में बटा हुआ है। अब अगर मैं इस बटा हुआ मान लेंगे, हम इसको हम ये मान लेंगे कि जो ये रिंग है डेल्टा क्यू आवेश के छोटे छोटे अवयवों में से मिलकर के बना हुआ है, और उसमें से एक अवयव हमने क्या लिया है, एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया है, ए बी, जिस पर कितना आवेश है, डेल्टा क्यू आवेश है। इस डेल्टा क्यू आवेश से ये जो बिंदु P है, जहां पर हमें इस पूरे रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये r दूरी पर है। ये जो एलिमेंट जो हमने लिया है वो इस बिंदु P से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, हमने ये मान लिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट्स के कारण इस पर जनरेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कूलाम के नियम से, या जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे पढ़ी है, तो इस एलिमेंट्स के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, हमने माना है कि कितनी होगी, माना ये माना डेल्टा E होगी। इसके कारण, क्योंकि स्मॉल आवेश है, इसके कारण बिल्कुल इस P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E होगी। जो कि आप जानते ही हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस बिंदु को उस आवेश से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश उसकी डायरेक्शन होती है, तो इस डायरेक्शन में होगी। अब बच्चों, अगर मैं इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर दूं, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो इसका ये होगा, और दूसरा क्या कहां होगा, यहां पर होगा। एक ये होगा। अब अगर इस एंगल को मैं थीटा मानता हूं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और इस वजह से ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा E cos थीटा, और ये जो दूसरा जो अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा E sin थीटा।
तो इस छोटे से अवयव के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी डेल्टा E, उसको हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है, उल वाले घटकों में डिवाइड कर लिया है। अब हम ठीक इसके जो अपोजिट है, जस्ट अपोजिट एक अब दूसरा अवयव लेंगे, मान उस पर भी कितना आवेश है, उस पर भी इतना ही आवेश है, क्योंकि हमने सभी एलिमेंट्स को बराबर आवेश के सभी एलिमेंट्स लिए हैं। हमने माना है ये सब बराबर आवेश वाले छोटे छोटे अवयव में बटा हुआ है। तो अब हम इसके अपोजिट वाले में देख लेते हैं। अब इसके कारण ये भी इससे आर दूरी पर ही है, इसके कारण इस पर जो परिणाम, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, और चूंकि उतना ही आवेश है इस पर, तो इसके कारण भी P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डेल्टा E ही होगी। अब इसी प्रकार से अगर ये भी एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इसको भी हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इस OP डायरेक्शन में DE cos थीटा, इसके कारण भी कितना आ जाएगा, DE cos थीटा, और इसका जो दूसरा अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डेल्टा E sin थीटा। तो इस तरह से यहां पर क्या है, इसको भी हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो तो एक ही डायरेक्शन में है, यानी OP डायरेक्शन में। अगर ये पॉइंट P है जहां पर, तो OP डायरेक्शन में है, और बाकी जो दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं इंटेंसिटी के, वो क्या हो रहे हैं, जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। केवल क्या बचेगा, केवल ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। सिमिलरली इसी तरह से जो और दूसरे अदर्स एलिमेंट्स जो बचे हैं, अगर उनके लिए भी हम निकालेंगे तो क्या होगा, सबके लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं तीव्रता के, वो OP डायरेक्शन, इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग आ जाएंगे, और बाकी जो अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो P पर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जो कि आपस में कैंसिल आउट होते रहेंगे, निरस्त होते रहेंगे। इस तरह से इस पूरे रिंग, इस कंप्लीट रिंग के कारण, इस हॉल रिंग के कारण इस बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो वो कितनी हो गई, E होगी वो। और उसके लिए क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब इनको हम कैसे ऐड करेंगे, इनको हम डेल्टा E cos थीटा प्लस डेल्टा E cos थीटा प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से ऐड होते चले जाएंगे। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं, और डेल्टा E cos थीटा। तो इनकी जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है बिंदु P पर वो ये हो। अब कूलाम के नियम से या वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली है, डेल्टा E कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। अच्छा, एक चीज हो कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि ये कहां पर है, ये तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में है, इस रिंग की एक्सिस यानी अलोंग OP। तो यहां लिख देंगे अलोंग OP डायरेक्शन, ये AP डायरेक्शन में होंगे, OP डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर cos थीटा। इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे कि
1/4πε0 1/r² cos थीटा और सिग्मा डेल्टा क्यू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जो डेल्टा सिग्मा डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू क्या है? एक स्मॉल एलिमेंट पर आवेश, जो हमने इसे पढ़ लिया है। और जब इनका हम सबका हम सिग्मा कर देते हैं, सबको हम इनको जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? इनका होल आवेश। और हमने कितना माना था? ये क्यू, कि इसको हमने कितना आवेश दिया था? क्यू आवेश दिया था। तो यानी इसको हम क्या लिख लेते हैं? क्यू लिख लेते हैं। अब इस तरह से ये E इक्वल टू 1/4πε0। अब ये क्यू हो जाएगा, तो इसको मैं क्यू अपॉन r² इंटू cos थीटा, ये हो गया। अब अगर इस ट्रायंगल को आप देखेंगे, तो ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। तो यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r/x, x/r, x/r आएगा। यहां से राइट एंगल ट्रायंगल से आधार बटे कर्ण होता है, तो x/r, इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो e की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/4πε0 इंटू, अब q x/r रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? qx अपॉन r की स्क्वायर थी और एक r यहां से आती है, r³ हो गया। कितने? न्यूटन प्रति कूलम। अब r की वैल्यू निकालेंगे यहां से, फिर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल से आपने पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? r² r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? r² इक्वल टू a² प्लस x²। ये r² की वैल्यू निकली, लेकिन हमें किसकी चाहिए? r की वैल्यू चाहिए यहां से। तो r की वैल्यू, r कितना हो जाएगा? a² प्लस x² का स्क्वायर है। और इसको हम, अगर आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को हम पावर में अगर एडजस्ट करें, पावर में लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ। अब ये r की वैल्यू हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो जब यहाँ पर सबमिट करेंगे तो e की वैल्यू क्या निकलेगी? e इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू qx अपॉन r की वैल्यू यहाँ पर सबमिट कर देते, तो a² प्लस x² की पावर हाफ, और इसकी भी पावर थी कितनी? 3। जब मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो 1/4πε0 qx अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2। तो ये इंटेंसिटी की जो यूनिट आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम। तो ये जो हमारा हॉल रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके कारण और बिंदु P पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, यानी परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, उसका जो जनरल फॉर्मूला है ये आया हमारे पास। अब इसके ऊपर कुछ कंडीशंस बन जाती हैं, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस पर विचार कर लेते हैं। कि पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये बिंदु P इस आवेशित रिंग के कहां पर हो? सेंटर पर स्थित हो, यहां पर स्थित। ये बिंदु P यहां पर अभी हमने क्या लिया है? सेंटर से x दूरी पर लिया है। अब अगर ये कहां पर हो? सेंटर पर हो, यहां से हटा करके हम कहा इसको यहां पर रखें। फॉर्मूला तो हमारा यही है। अब हमें सिर्फ देखना क्या है कि अगर वो ये कहता है कि बिंदु P कहां है? एक समान आवेशित रिंग के वलय के केंद्र पर स्थित है, तो
तो वहां पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब हमें ये देखना होगा कि इसमें सूत्र तो हमारा यही है, फॉर्मूला ये, इसमें चेंजेस क्या है। अब आप देखिए जब हम इस बिंदु P को ऊपर लाएंगे तो क्या चेंज होगा, क्या खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में x क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ अगर हम इसको x को 0 करते हैं तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जैसे ही मैं x को यहाँ 0 करूंगा तो e की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिंदु जो है कहां पर स्थित हो, उसके सेंटर पर स्थित हो, वलय के सेंटर पर स्थित हो, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, 0 होगी। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हम किसी चालक को क्या करते हैं, उसको आवेशित करते हैं, तो चालक को आवेशित करने पर क्या होता है, उसका जितना भी उसको दिया गया चार्ज होता है वो उसके आउटर सरफेस पर यानी बाहरी सरफेस पर एकत्रित हो जाता है। आप जानते हैं तो उसके भीतर कुछ भी आवेश नहीं रह जाएगा, और जब कुछ भी आवेश नहीं रहता तो वैद्युत क्षेत्र कहां से होगा, किसी आवेश का ही तो वैद्युत क्षेत्र होता है। जब यहाँ पर ये तो आप परिभाषा से जानते ही हैं, उसके लॉजिक से जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है उसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है, तो एकत्रित हो जाता है तो उसके भीतर तो आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आप पहले से जानते हैं कि इसके भीतर आवेश शून्य है तो ये भी शून्य होगा। लेकिन इस फॉर्मूले से भी हमने वेरीफाई कर दिया कि देखो सेंटर पर क्या आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र शून्य आ रहा है। इसका मतलब ये बात प्रैक्टिकली भी प्रूव हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन अब देखिए अगर ये x जो है x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी a क्या है, इस रिंग की, इस वलय की रेडियस ली है, त्रिज्या ली है, अगर ये इस त्रिज्या के कंपैरेटिवली उसके सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी पर हो, तो यानी अब एक्स स्क्वायर तो और भी ज्यादा हो जाएगा ए स्क्वायर से। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर बहुत छोटा होने की वजह से आपने देखा है कि रेस्पेक्टिवली सापेक्षता के सिद्धांत से जब बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है, यानी दूरी बहुत ज्यादा हो गई, त्रिज्या बहुत कम है, तो उस कंडीशन में छोटी यूनिट को हम छोड़ देते हैं। क्या छूट जाएगा हमारा, ए उस समय हम छोड़ देंगे, इसको नगण्य मान लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों x हमने क्या छोड़ा है, यहां से ए स्क्वायर को छोड़ दिया, अब क्या है ये एक्स स्क्वायर बचा। अब जब इसमें पावर का फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x की पावर कितनी बचेगी, क्यूब बचेगी। अब क्यूब है, ऊपर x है, तो एक पावर यहां से भी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तब उस कंडीशन में इस वलय के कारण, इस रिंग के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो गई, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि जब मैंने बिंदु आवेश के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु पर मैंने क्या समझाई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन r स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम्ब किया है। अब देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पर हमने दूरी को r लिया था, यहाँ पर हमने दूरी को क्या लिया है, x लिया है। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत ज्यादा दूरियों के लिए, अगर हम क्या है, बहुत ज्यादा दूरी के लिए अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदुओं की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है पूरे रिंग के कारण, वो बिंदु आवेश की भांति होती है। अर्थात बहुत ज्यादा लंबी दूरियों के लिए अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु के लिए जो रिंग है ना, ये एक रिंग नहीं बल्कि बिंदु आवेश की भांति ही व्यवहार करता है। मैंने कूलम्ब के नियम में भी आपको बताया था कि ये बिंदु आवेश, वहां पर हम कल्पना करते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं कि कोई बिंदु है जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, कोई आयतन नहीं है, तो वो बिंदु नहीं है। मैंने उस समय भी बताया था। दूरी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका जो एरिया है, उसकी जो रेडियस है वो छोटी होती है, इसलिए हम उसको बिंदु आवेश के जैसा मान लेते हैं। तो भाई
यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से बच्चों हम इस वलय के कारण, इस रिंग के कारण हम क्या निकालते हैं, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करना जरूरी समझ रहा हूँ। कभी कभी कंपटीशन में या हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये जो हमारा रिंग है, एक्चुअली वो ये पूछता है कि ये जो रिंग है हमारा, इस रिंग की जो सेंटर है, इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी है, जो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी सेंटर से कितनी दूरी पर। अब ये इस तरह का रिंग है, ये इस तरह का है, ये रिंग है और इसकी जो एक्सिस है ये इस तरह से इसके आर पार होती है और जो इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। और मूल बिंदु के ज्योमेट्री के हिसाब से आप जानते हैं कि राइट पे चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं लेंथ को, और जब हम लेफ्ट में चलते हैं तो क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। जब राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में लेंगे तो नेगेटिव। अब वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बेटा कि इसके सेंटर के कितनी डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर इससे तीव्रता अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो उसकी अभी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते ही हैं, आप जानते हैं अभी मैंने बताया कि इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर जो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। केंद्र पर तो 0 हो गई, इसका मतलब केंद्र से बाहर धीरे धीरे क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। पी पर इतनी होती है, आपने निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको ई को दूरी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। दूरी के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स, और 0 तो ये है सेंटर पे, इसको है। ई की वैल्यू आप जानते हैं, अभी हमने कैलकुलेट की है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होती है। इस वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे। जब इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, डी अपॉन डी एक्स। ई की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इज 0। इसमें से किसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं। बाहर क्या क्या आ जाएगा यहां से, देखिए बाहर क्या क्या आ जाएगा यहां से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। क्यू भी कांस्टेंट होगा तो इसको क्यू को हम यही लिख लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर हमारा क्या बचा, एक्स बचा, यहां पर एक्स है। इसको भी जब मैं x के पास मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 और इज इक्वल टू 0। अब हम इसको, सॉरी ये चीज भूल गया, डी अपॉन डी एक्स भी तो कर रहे थे हम, अभी किया थोड़ा ही हमने, और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। ठीक है, अब हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे। मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से करेंगे, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको। पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपने तरीका पढ़ा होगा उसमें मैथमेटिक्स में, तो उसमें हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करते समय हम एक बार सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को, और x का डिफरेंशिएट कितना आएगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एलपी, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, तो यहां पर क्या टर्म्स बचेगी हमारे पास, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। उसके बाद प्लस इसको कांस्टेंट मान लेंगे x को, तो x यहां रहेगा। सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3/2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा,
और इसकी एक पावर कम हो जाती है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2 ये हो गया। अब इसके भीतर भी एक्स स्क्वायर है तो ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो क्या आ गया हमारा 2x और ये आ गया। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब आगे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये जीरो के साथ उसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एक तो मैंने ये किया और दूसरा मैंने यहां से क्या किया कि यहां से मैंने -5/2 कॉमन ले लिया। -5/2 कॉमन लिया यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन ले लिया। और यहां से मेरे पास क्या बचा, ये तो जीरो के साथ रिप्लेस होकर के मैं जीरो पहले ही रखा था, जब मैंने यहां से ये कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस था तो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो अभी कर देते हैं हम, ये माइनस हो गया। ये 3 है और ये x है, इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर के कितना आएगा -3x स्क्वायर और इन इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ -3/2 था और मैंने पावर -5/2 कॉमन ले लिया, तो ये कैसे हो गया। आप ध्यान देंगे -3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं -5/2 + 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए जरा, ये -5 प्लस के 2/2 यानी ये -3/2 ही होगा। यानी मैंने इसको क्या कर लिया, -3/2 को इस तरह से कर लिया। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा ये, इसलिए यहां पे प्लस वाली बच गई यहां से। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, उसके साथ जो मैं रिप्लेस करूंगा जीरो के साथ तो ये भी 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। सॉरी ब्रैकेट था यहाँ पर। अब जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो x स्क्वायर -3x स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर ये बचा -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे, 3 नहीं बचेगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है तो 2 बचेगा। अब मैं क्या करता हूं कि माइनस के 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर को रिप्लेस कर दिया तो ये माइनस जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बचा मेरे पास और यहां से x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 बचा। जब मैं दोनों का स्क्वायर रूट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a अपॉन √2। यस, x क्या है, सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं तो अब देखिए प्लस माइनस यानी x की 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू a अपॉन √2 और x की वैल्यू आ गई -a अपॉन √2। यानी राइट साइड में a अपॉन 2 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और लेफ्ट साइड में भी x इक्वल टू -a अपॉन √2 डिस्टेंस पर इस वलय के कारण, इस रिंग के कारण इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से बच्चों हम इस रिंग के कारण इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं कि आपको बहुत सी बातें इसकी क्लियर भी होंगी, समझ में आई होंगी। थैंक यू।